स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय चल रहा था विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक, जिसमें हम आरटीए 2009 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी आरटीए 2009 के प्रबंध मैनेजमेंट में जो एजुकेशन से संबंधित कार्य किया है, किस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार का अस्तित्व होता है, किस प्रकार एनसीईआरटी अपना कार्य करती है, उन सब के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उसके प्रति क्या क्या कार्य करती है वो राष्ट्रीय जो शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है वो किस प्रकार का कार्य करता है, जो राजकीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है वो किस प्रकार का कार्य करती है। तो राज्य सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सुविधा है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी सुविधाएं कर रखी हैं। तो किस प्रकार एक एजुकेशन का क्रमबद्धता का क्या बना रखा है, प्रशासनिक व्यवस्था बना रखी है। तो उसी प्रशासनिक व्यवस्था में हम आज पढ़ेंगे केंद्र प्रदत्त आर्थिक सहायता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें एक योजना चलती है आपके, वो चलती है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, पहले कई योजनाएं चलती थी, उन सब योजनाओं का सर्व शिक्षा अभियान में क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है सर्व शिक्षा अभियान। उस सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों को क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम कैसी व्यवस्थाएं होती है, कैसा अनुदान दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भर्तियां होती है उसमें कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कितना राज्य सरकार देती है, किस प्रकार की बालिका शिक्षाएं सर्व शिक्षा अभियान में लागू की गई है। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या रखा गया, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था 2010 से 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा देना था। यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए। यानी सबको सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, समुचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी रखी गई थी। इसके अंतर्गत स्कूल प्रबंध में जन भागीदारी, क्षेत्रीय असमानता, महिला पुरुष का भेदभाव, ठीक है, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति, सस्ती एवं गुणात्मक बालिका शिक्षा के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। यानी सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं को शिक्षा मिलनी चाहिए या उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ किया गया था कि महिला पुरुष में किसी प्रकार का एजुकेशन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जाति जनजाति, अनुसूचित जाति, जो दूर दराज की जनजातियाँ, उनके प्रति भी शिक्षा क्या होनी चाहिए, पहुँचे होनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन स्कूल प्रबंध है, उस स्कूल प्रबंध की भी उसमें क्या रखी गई थी, भागीदारी रखी गई थी। इसके साथ साथ जो जनजातीय बालक बालिकाएं हैं उनको सस्ती व गुणात्मक शिक्षा मिलने का प्रयास किया गया था। सरकार उनके लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगी। यानी दूर दराज की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों को गुणात्मक शिक्षा मिले, और गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ ये भी प्रयास किए जाए कि उनको सस्ती और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान में रखी गई, यानी उद्देश्य रखा गया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था, यानी इसका लक्ष्य क्या रखा गया, क्या लक्ष्य रखा गया सर्व शिक्षा अभियान का, कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा कैसी हो सर्व शिक्षा अभियान में। तो सर्व शिक्षा अभियान का सबसे पहला उद्देश्य तो क्या रखा गया, अगर आपको ध्यान हो तो 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को सभी को सार्वभौमिक रूप से क्या मिले, एजुकेशन दिया जाए, सबको समान रूप से एजुकेशन मिलना चाहिए, ये रखा गया इसमें। ठीक है, मुख्य कार्य क्या रखे गए सर्व शिक्षा अभियान में, पहला कार्य रखा गया कि सभी विद्यार्थियों को बेसलाइन, यानी सभी विद्यार्थियों को आधार बेस के आधार पर मापिक संख्यात्मक भाषात्मक संख्याओं में औसतन 25% की क्या हो, वृद्धि हो। एक तो सभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भाषात्मक रूप से, ठीक है, क्रियात्मक रूप से सभी बालकों में एक इस प्रकार का हो कि जो वास्तविकता है उस वास्तविकता में बेस है, उन बच्चों का जो बेस है वो 25% क्या हो, उनमें वृद्धि हो। इसके अलावा
40%, न्यूनतम 40% उपलब्धि सुनिश्चित हो, यानी जो उन बालकों की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं में 40% की क्या हो, वर्दी हो, अभिवृद्धि हो 40% की। ठीक है, ये रखा गया पहला लक्ष्य। तो ये रखा गया कि हमें जिस प्रकार यह है कि स्कूल में ठहराव पहले 5% रखा गया, फिर 10% रखा गया, फिर 20% रखा गया, तो ये निश्चित किया गया कि इनमें हर साल इतनी % वृद्धि हो सके, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। दूसरा कार्य क्या रहा, सभी बालक बालिकाओं की ठहराव दर अध्ययन स्तर का अंतर 5% कम करना, यानी ठहराव दर और जो अध्ययन की स्थिति है वो क्या करना, 5% कम करना। दूसरी बात ये रखी गई। तीसरी बात, सभी बालक बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी 1 किलोमीटर की परिधि में बालिकाओं को शिक्षा देना, यानी 1 किलोमीटर की परिधि में बालिकाओं के लिए स्कूलों की व्यवस्था करना, यानी ज़्यादा दूरी, अगर विद्यालय में 3 किलोमीटर की दूरी है बालिकाओं के लिए, तो सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वहीं पास में 1 किलोमीटर की परिधि में क्या खोला जाए, प्राथमिक विद्यालय खोला जाए छोटे बच्चों का। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, यानी 2-3 प्राथमिक विद्यालय हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक, यानी प्रत्येक 3 प्राथमिक विद्यालय हो तो 3 पर 1 क्या होनी चाहिए, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी होनी चाहिए। मान लो 1 किलोमीटर की परिधि के आसपास में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं तो वहाँ 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी होने चाहिए, क्योंकि उन प्राथमिक विद्यालयों से बच्चे क्रमोन्नत तो होकर, यानी 6 क्लास में बच्चे जाएंगे तो 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, इसकी बजाय 3 विद्यालयों से जब बच्चे निकलते हैं तो उसके पास ही क्या होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पढ़ सके। तो ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रत्येक संकुल में एक आदर्श विद्यालय हो, यानी प्रत्येक शिक्षा संकुल क्षेत्र जो ब्लॉक स्तर है, उस ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर है, वहाँ एक आदर्श विद्यालय होना जरूरी है। ये क्या है, आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या हो, अपने आप में मजबूत स्थिति में रहे। इसके अलावा सभी विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण हो, यानी सब विद्यालयों को क्या मिले, भौतिक संसाधन उपलब्ध हो, भौतिक संसाधन उपलब्ध हो। तो क्या लक्ष्य रखा गया, पहला लक्ष्य तो रखा गया कि 25% में से 40% क्या होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, जो ठहराव हो वो 5% कम होना चाहिए, 1 किलोमीटर की परिधि में बालिकाओं के लिए क्या होनी चाहिए, विद्यालय व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक 3 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए। इसके अलावा भौतिक संसाधन क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये लक्ष्य रखा गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है, इस प्रकार का मैनेजमेंट करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चों को क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके। उसके बाद आता है बालिका शिक्षा। क्या आता है, बालिका शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही क्या आता है, बालिका शिक्षा। देखो बालिका शिक्षा में ये है कि जो हमारे प्राचीन समय से स्वतंत्रता से पहले की बात करें हम, तो हमारे यहाँ जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, उसी में क्या होता था, एजुकेशन महिलाओं को मिलता था, बाकी एजुकेशन महिलाओं को नहीं मिलता था। यानी बात करें अगर हम 1947 से पहले, यानी भारत आज़ाद हुआ उससे पहले बात करें, तो हमारे यहाँ एजुकेशन था वो महिला परसेंट था 3%। कितना परसेंट था, 3% महिलाएं साक्षर थी। 2001 में जब जनगणना की गई तब परसेंटेज आया 44.34। कितना आया, 44.34% आया, यानी कितनी परसेंट बढ़ा, 41.34%। 70 साल में क्या हुआ, हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ा। ठीक है, वो भी कम, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी वृद्धि हुई इसमें, महिला साक्षरता में क्या हुई, वृद्धि। जो 1947 से पहले 3% था वो पहुंचकर 2001 में कितना परसेंट हो गया, 44.34% हो गया। तो ये स्थिति देखने से मिलती है कि महिलाओं को बालिका शिक्षा पर क्या किया गया, जोर दिया गया। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा के विकास पर नियंत्रण प्रयास किया गया है।
यानी बात करें 1951 की, तो हमारे यहाँ साक्षरता प्रतिशत केवल कितनी बताई थी, यानी 1947 से पहले कितनी थी, 3%। जब 1951 में जनगणना आई तो हमारे सामने जब आंकड़े आए तो वो आंकड़े आए कि महिला साक्षरता कितनी परसेंट है, 3%। और जब 50 साल के बाद 2001 में आंकड़े आए तो उस समय साक्षरता प्रतिशत कितनी है, 44.34%। ठीक है, तो बालिका शिक्षा के उद्देश्य के लिए क्या क्या किया गया, बालिकाओं के लिए सामान्य बुद्धि का विकास करना। बालिकाओं के लिए क्या करना, पहला काम क्या किया, बालिकाओं के लिए सामान्य बुद्धि का विकास करना, सामान्य बुद्धि का विकास, यानी जो उनका मानसिक संकीर्णता है उनको क्या करना, दूर करना। ठीक है, कई प्रकार की जो समस्याएं बालिका प्रति है तो उनके प्रति कई प्रकार का भेदभाव गणना की जाती है। तो ये सामान्य जो बुद्धि की कुरीतियाँ हैं उन सामान्य कुरीतियों को क्या करना, दूर करना। दूसरा, परिवार का उचित ढंग से लालन पालन पोषण की क्षमता को प्रदान करना, यानी परिवार में जो बालिका है उसका लालन पालन पर अधिक ध्यान देना, लालन पालन की उचित व्यवस्था करना। ठीक है, लालन पालन पर उचित व्यवस्था करना, उसके लिए सुविधाएं देना। इसके अलावा बालिका शिक्षा द्वारा उन्हें मताधिकार का समुचित प्रयोग सिखाना। बालिका शिक्षा द्वारा, ये जो बालिका शिक्षा है उस बालिका शिक्षा द्वारा उनके मताधिकार का उचित प्रयोग, मताधिकार का उचित प्रयोग। ठीक है, यानी जो भी हमारे मताधिकार के लिए, यानी जो भी उनके लिए मत रखा गया, वो समानता का मत रखा गया, तो उसका उचित रूप से अपने अधिकारों के लिए वो क्या कर सके, लड़ सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बालिका शिक्षा के लिए की गई। इसके अलावा बालिका शिक्षा को ऐसा प्रशिक्षित करना, जो आपके बालिका शिक्षा है उस बालिका शिक्षा में ये रखा गया कि बालिकाओं को इतना प्रशिक्षित करना कि आने वाली पीढ़ी का भी वो क्या कर सके, निर्माण कर सके, आने वाली पीढ़ी में भी अपना सहयोग दे सके। तो बालिका शिक्षा के लिए जो बालिका शिक्षा की उद्देश्य रखा गया है, बालिका शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, तो इसमें बताया कि जब हमें 1951 में जब जनगणना हुई साक्षरता की, तो हमारे यहाँ बालिका जो महिला साक्षरता प्रतिशत आई वो 3% आई। और जब 2001 में हमने देखा तो कितनी परसेंट आई, 44.34% आई। ठीक है, तो इसके लिए बालिका शिक्षा के लिए क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि किस प्रकार की स्थिति रखी गई, तो बालिका शिक्षा में बताया कि बालिकाओं के लिए एक तो सामान्य बुद्धि का विकास करना, यानी बालिका सामान्य रूप से जो दिमाग में, मानसिकता में जो बैठा हुआ है प्राचीन कुरीतियाँ, सामाजिक भेदभाव जो बैठा हुआ, उसको सामान्य रूप से दूर करना। दूसरा रखा गया कि जो लालन पालन की व्यवस्था है वो उचित व्यवस्था की जाए बालिकाओं के लिए। इसके अलावा बालिकाओं का जो मताधिकार है उनका क्या कर सके, वो उचित प्रयोग कर सके, यानी जो उनके अधिकार दिए गए सरकार के द्वारा, जो उनके पारिवारिक स्थिति के आधार पर अधिकार हैं, जो वास्तविक उनके मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति क्या करे, जागरूक करे। इसके अलावा बालिका शिक्षा है, उस बालिका शिक्षा को में ऐसा प्रशिक्षण लाए जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी का भी, एक राष्ट्र का भी क्या कर सके, भविष्य निर्धारित कर सके। उसके बाद है प्रमुख केंद्रीय योजनाएं व उनका सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकरण। तो 1986 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जितनी भी योजनाएं थी वो योजनाएं क्या कर दी, क्रियान्वित कर दी, यानी उनको परिवर्तन कर दिया। जैसे ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो भी एजुकेशन के प्रति थी सर्व शिक्षा अभियान में क्या कर दिया, उनका विलय कर दिया। और वो विलय क्यों कर दिया, क्योंकि पहले कई प्रकार की योजनाएं थी, बालिकाओं के लिए अलग परियोजनाएं थी, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता अभियान के तहत अलग परियोजनाएं थी। तो ये अलग अलग एजुकेशन से
परियोजनाएं, जो योजनाएं थी वो योजनाएं विकसित होने के कारण उनको क्या किया गया, उनको परिवर्तन कर दिया गया, यानी उसका विलय कर दिया। जो 7 योजनाएं चलती थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन फंड योजना, इस प्रकार की जो योजनाएं चलती थी उन योजनाओं को उन्होंने किस में कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान में क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, जैसे स्त्री शिक्षा थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा थी, शिक्षक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी, राष्ट्रीय पौष्टिक कार्यक्रम था, शिक्षा गारंटी योजनाएं थी। इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं थी वो सारी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद किस में कर दी, सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दी। सारी योजनाओं का सर्व शिक्षा अभियान में विलय करने के बाद जो योजनाएं गठित हुई, उन योजनाओं के बारे में अगर हम इनकी व्यवस्थाएं देखें कि जो योजनाएं थी सर्व शिक्षा अभियान में विलय करने के बाद, तो उन योजनाओं की क्या स्थिति रखी गई थी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई थी। तो पहली योजना है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालयों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई। क्या की गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। इसके लिए ये योजनाएं प्रारंभ की गई पूर्ति के लिए, परंतु ये योजना प्राथमिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रही। परंतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान रूपरेखा का विस्तारीकरण किया गया। तो वर्तमान जो स्थिति है, तो ये प्राथमिक सेवाओं के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजनाएं थी आरंभ की गई थी, वो केवल प्राथमिक जो विद्यालय थे उनके लिए ही अपनी सेवाएं देते थे, बाकी के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में सभी जन सुविधाओं को ध्यान में रखकर क्या किया जाता था, कार्य किया गया। उसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का एक भाग माना गया। पूर्व अनुभव से ये बात सामने आई, यानी पुराने जो अनुभव हैं, जैसे जैसे कार्य करते हैं उससे अनुभव की प्रवृत्ति होती है। कई प्रकार की योजनाएं थी, उन सब योजनाओं का सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया। तो उन योजनाओं से, पूर्व अनुभव से ये प्राप्त हुआ कि इन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कई जिलों में लाभ प्राप्त हुआ है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विशेष भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिला जो कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, तो बहुत से जिलों में इसका प्रभाव अधिक रहा, क्योंकि प्रत्येक जिला दे दिया जिला प्राथमिक विद्यालय, यानी प्रत्येक जिले को निश्चित कर दिया कि अपने अपने जिले में अपने अपने विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों की क्या करें, स्थापना करें, जिससे कि प्रत्येक लोगों तक एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन पहुंच सके। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में ये योजना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जिले को बालिग इन शिक्षाओं यानी प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ दिया, और प्रत्येक जिले में जब प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार हुआ तो जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, इसलिए इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। तीसरी जो बात आई वो महिला सामने आई। ये बात करती है कि शिक्षा में बहुत, स्त्री शिक्षा के लिए एक समीक्षा थी, एक समीक्षा की गई थी स्त्री शिक्षा में। तो जो महिला समीक्षा है, उस महिला समीक्षा के आधार पर अगर महिला सशक्तिकरण के आधार पर देखें तो इस योजना के तहत स्त्रियों को सबसे ज़्यादा क्या मिली है, एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन में साथ मिला है, सहयोग मिला है। शिक्षक शिक्षा को मजबूती मिली है, इसमें शिक्षकों का सुदृढ़ हुआ है, इसमें शिक्षकों की भर्ती शामिल है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात शिक्षक शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम भी अभियान के तहत किया जाता है। यानी जो शिक्षा शिक्षक मजबूती है, उसमें सबसे ज़्यादा भाव ये रहा कि इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की सेवाओं के बारे में ध्यान रखा गया, शिक्षकों का वेतन के बारे में ध्यान रखा गया, क्योंकि ये नवीन पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, तो उनका सबसे ज़्यादा विकास इसी चीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है जनशाला कार्यक्रम। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ, यूनेस्को के द्वारा संचालित संस्थान है जनशाला। तो इसके तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनका भी मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि प्राथमिक जो विद्यालय शिक्षण पद्धति है वो प्रभावशाली हो और उससे बच्चे आसानी से पढ़ सके, उनका अध्ययन प्राप्त कर सके। सबसे ज़्यादा यानी प्रत्येक राष्ट्र यानी भारत सरकार और केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि प्रत्येक बच्चों को क्या मिले, एजुकेशन मिले, और उस एजुकेशन से बच्चे क्या हो, संतुष्ट हो। और प्रत्येक राज्य ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र में यूनेस्को और यूनिसेफ का ये कार्य है कि प्रत्येक राष्ट्र में बच्चे को प्राथमिक शिक्षा
क्या कर सके, मौलिक रूप से, यानी जन्मसिद्ध अधिकार है तो मौलिक रूप से उनको प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। ये उन संस्थाओं का भी कार्य है, तो इसके प्रति उन जनशाला भी प्रभावी है। उसके अलावा दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को दूर दराज से जब बच्चे आते हैं तो बच्चे 4 बजे तक या 6 घंटे तक नहीं रुक पाते हैं, इसलिए सरकार ने क्या कर दी, मिड डे मील योजना प्रारंभ कर दी कि बच्चे को दोपहर का भोजन यहीं मिलना चाहिए, जिससे कि और शुद्ध संतुलित भोजन मिले, जिससे बच्चा को जो कैलोरी की आवश्यकता है वो कैलोरी उनको प्राप्त हो सके। और कैलोरी जब उनको प्राप्त हो जाएगी तो बच्चा कुपोषण से ग्रसित है, वो कुपोषण से छुटकारा मिल जाएगा और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी विकसित होगा। इन दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील का कार्य प्रारंभ किया गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मिड डे मील के बारे में कि मिड डे मील में क्या दिया जाता है, जो सप्ताह के 7 दिवस होते हैं उसमें क्या किस किस प्रकार का खाना दिया जाता है, कैसी व्यवस्थाएं होती है, तो वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।